नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और दोस्तों, ये इस पुस्तक का पार्ट 4 है और पिछले के जितने भी पार्ट हैं उसका डिटेल विवरण आप लोगों को अवेलेबल है, यानी पार्ट 3 तक। और आप लोगों के सामने मैंने आगे का सफ़र शुरू करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि पुस्तक आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में और फाइनेंशियल एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, और कर रहा है तो कितना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं और 2 प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, एक आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें, ब्रेन टेरेसी का, और दूसरा है सफलता का साधन। तो दोस्तों, ये सारी की सारी पुस्तकें मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसे ज़रूर पढ़ें और अपना जो फाइनेंशियल पोटेंशियल और डिसिप्लिनरी जो आप लोगों का IQ है इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये पुस्तकें आप लोगों को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो बिना समय आप लोगों का पास किए मैं शुरू करता हूँ। रिटायर यंग रिटायर रिच का ये अगला सीरीज पार्ट 4। मैंने पूछा, और क्या आपके पास रियल एस्टेट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको हर महीने कैश फ्लो भी मिले और टैक्स में छूट भी मिले? युवती ने कहा, नहीं, मेरे पास तो बस निवेश योजना है जिसके अनुसार मैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती हूँ। मैंने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, और आप मॉर्गेज बैंकर हैं? मैं यह बात साफ कर देती हूँ, युवा महिला ने कहा। आपने हमसे पैसा उधार लेकर अपने रियल एस्टेट खरीदी। वह रियल एस्टेट हर महीने आपको कैश फ्लो देती है। आप और आपकी पत्नी जल्दी इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि आपके पास कैश फ्लो था। दूसरी तरफ हम लोग अपने म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेंस और जिंदगी के में बाद में रिटायर होने की आस लगा रहे हैं। उम्मीद करते रहें कि जब हमारे पास रिटायर होने का समय आए तो बाजार क्रैश न हो। दूसरे शब्दों में, हमने जल्दी रिटायर होने में आपकी मदद की, लेकिन हम अपनी खुद की मदद नहीं कर पाए। यह स्थिति की ओर देखने का एक तरीका हो सकता है। मैंने जवाब दिया, चाहे जो हो, मैं यहाँ आपको और आपके उद्योग को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी रिटायरमेंट फंड में योगदान दिया। आपने लाखों डॉलर का योगदान दिया जिसकी वजह से मैं जल्दी रिटायर हो पाया। मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए ही ऐसा ही करें और ऐसा करने के बारे में सोचें। मेरा समय जल्दी ही खत्म हो गया और मंच से उतरते वक्त श्रोताओं ने शिष्टाचार व तालियां बजाई। कमरा जब जागृत हो चुका था और मेरी बातों के कारण थोड़ी उत्तेजना भी हो रही थी, खास तौर पर युवाओं और युवा लोगों में। जब मैं भीड़ में हाथ मिलाता हुआ आगे चलने लगा तो मुझे अपने भाषण के बारे में कुछ टिप्पणियां सुनने का मौका मिला। हालांकि वे मॉर्गेज बैंकर थे, लेकिन उनकी टिप्पणियां वही थी जो मैं हमेशा हर श्रोता समूह से सुनता हूं। कुछ इस तरह की टिप्पणियां। किस तरह की टिप्पणियां दोस्तों? पहला है, इस आदमी की बातें बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तो उसे कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। वह नहीं जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। आप आजकल यह नहीं कर सकते, बाजार बदल गया है। आदि आदि की टिप्पणियां रॉबर्ट कियोसाकी सुन रहे थे। और देखिए, लिस्ट पड़ा हुआ है। उसकी किस्मत अच्छी थी, जरा ठहरो, जब बाजार गिरेगा तो वह घुटनों के बल चल कर आएगा, हमसे भीख मांगेगा। मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं रियल एस्टेट नहीं खरीदता हूँ। रियल एस्टेट बाजार बहुत चढ़ गया है, यह जल्दी ही धूल चाटने लगेगा। आप जानते हैं इसके जैसे कितने सारे आदमी रियल एस्टेट के चक्कर में तबाह हो चुके हैं। अगर
उसका कर्ज इतना ज़्यादा है तो मैं उसे एक भी पैसा उधार नहीं दूंगा। अगर वह रिटायर हो चुका है तो हमारे सामने अक्ल क्यों झाड़ रहा है? गरीब डैडी के सबक, गरीब डैडी क्या सबक सिखाते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। मेरे गरीब डैडी अक्सर सलाह देते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी खोजो, कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। वे कुछ अन्य मशहूर पंक्तियां भी दोहराते थे, न तो कर्ज दो और न कर्ज लो, और चवन्नी बचाने का मतलब है चवन्नी कमाना। या अगर तुम किसी चीज का खर्च नहीं उठा सकते हो तो उसे मत खरीदो, हमेशा नगद भुगतान करो। ये सारे के सारे सबक उनके गरीब डैडी के थे, जिन्हें रॉबर्ट टी कियोसाकी आपका बायोलॉजिकल फादर थे, यानी उसका असली पिता। मेरे गरीब डैडी की जिंदगी काफ़ी अच्छी रही होती अगर वे अपनी सलाह पर चले होते, लेकिन कई लोगों की तरह वे कहते तो सही शब्द थे लेकिन सही काम नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने मकान और कार खरीदने के लिए उधार लिया। उन्होंने कभी निवेश नहीं किया क्योंकि वे हमेशा कहते थे निवेश करना खतरनाक है। इसके बजाय वे पैसे बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार आपातकालीन स्थिति आने पर वे अपनी बचत में से पैसा बाहर निकाल लेते थे। वे उन चीज़ों के लिए उधार लेते थे जो उन्हें गरीब बनाती थी, और वे उन चीज़ों के लिए पैसे उधार लेने से इनकार कर देते थे जो उन्हें अमीर बना सकते थे। इसी तरह के सूक्ष्म अंतरों से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जिंदगी भर इसी तरह सोचने और अपने पैसे का प्रबंध करने के कारण वे 65 साल की उम्र में रिटायर नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें तब तक काम क्यों करना पड़ा जब तक कि कैंसर के कारण इतने बीमार नहीं हो गए कि उन्हें काम करना ही नहीं जाता था। उन्होंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और जीवन के आखिरी 6 महीनों में वे कैंसर वार्ड में अपनी जिंदगी के लिए जूझते रहे। वे एक अच्छे मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कड़ी मेहनत करने, कर्ज से बचने और पैसे बचाने की कोशिश में गुजार दी थी। और उन्होंने जिंदगी व पैसे के बारे में मुझे भी यही सबक सिखाने की कोशिश की थी। दोस्तों देखते हैं अमीर डैडी के सबक। अमीर डैडी के सबक। मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उन्होंने मुझे अलग सलाह दी और पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने का तरीका सिखाया। वे इस तरह की बातें कहते और पूछते थे। कैसे पूछते थे? $1 मिलियन बचाने में आपको कितना समय लगेगा? फिर वे पूछते थे $1 मिलियन उधार लेने में आपको कितना समय लगेगा? लंबे समय में कौन ज्यादा अमीर बनेगा? वह व्यक्ति जो जिंदगी भर $1 मिलियन बचाने की कोशिश करता है, या वह व्यक्ति जो 10% ब्याज पर $1 मिलियन लेता है और इसे 25% लाभ पर निवेश करने का तरीका जानता है। बैंकर किसे पैसे उधार देंगे? उसे जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, या उसे जो जानता है कि पैसा कैसे उधार लेना है और जो पैसे से अपने लिए सुरक्षित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से काम करवा सकता है। आपको क्या बनना होगा और क्या जानना होगा ताकि आप अपने बैंकर से फोन पर कहें मैं $1 मिलियन उधार लेना चाहता हूं, और यह सुनकर आपका बैंकर कहे मैं 20 मिनट में सारे पेपर्स तैयार करवा देता हूं। आप उन पर साइन कर दें। सरकार आपकी बचत पर टैक्स लगाती है, लेकिन फिर कर्ज में रहने के लिए टैक्स में छूट देती है। आखिर क्यों? क्या आपने सोचा है? वित्तीय दृष्टि से ज्यादा स्मार्ट और शिक्षित किसे होना चाहिए? उस व्यक्ति को जिसके पास $1 मिलियन की बचत है, या उस व्यक्ति को जिस पर $1 मिलियन का कर्ज है? वित्तीय दृष्टि से ज्यादा स्मार्ट कौन है? वह व्यक्ति जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, या वह व्यक्ति जो पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है। अगर आपके पास अपनी शिक्षा चुनने का विकल्प हो तो क्या आप सीखने के लिए स्कूल जाएंगे कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, या फिर आप स्कूल में यह सीखना चाहेंगे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाएं?
ऐसा क्यों है कि बैंकर रियल एस्टेट में दाव लगाने के लिए आपको खुशी खुशी पैसे उधार दे देते हैं, लेकिन शेयर बाजार में जोखिम लेने के लिए उधार देने से झिझकते हैं। जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा बचत करते हैं, वे उन लोगों से ज़्यादा प्रतिशत टैक्स क्यों देते हैं जो काम कम करते हैं और ज़्यादा उधार लेते हैं? यह स्पष्ट है कि काम, पैसे, बचत और कर्ज के मामले में मेरे दोनों डैडियों के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में सबसे बड़ा फर्क वह था दोस्तों जिसकी ओर मेरे अमीर डैडी ने इशारा किया था। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को अमीर बनने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वे अमीर बनने के लिए अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि अमीर बनने के लिए अपने नहीं, दूसरे लोगों के पैसे का प्रयोग किया जाए। यह पुस्तक कर्ज के बारे में नहीं है, हालांकि रॉबर्ट ये स्पष्ट करते हैं कि यह पुस्तक कर्ज के बारे में नहीं है, यह आपके लिवरेज के बारे में है, जो शुरू के ही चैप्टर में इस पुस्तक में विस्तार से दिखाया गया है और विस्तार से बताया गया। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और प्रस्तावना का जो वीडियो उसको जाकर जरूर देखिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और प्लेलिस्ट इसका तैयार होने वाला है। 1 से 2 दिन में जो रिटायर यंग रिटायर रिच का प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा और आप उसको विस्तार से देखिए और इस पुस्तक का आनंद लीजिए। तो चलिए देखते हैं चेतावनी और सावधानी। चेतावनी क्या है और सावधानी पुस्तक में क्या है? यह पुस्तक मेरे पैसे उधार लेने और कर्ज में गले तक डूबने के बारे में नहीं है, हालांकि मैं यह बताऊंगा कि कर्ज के माध्यम से आप जल्दी अमीर बनकर रिटायर कैसे हो सकते हैं। जैसा मैंने इस पुस्तक की प्रस्तावना में बताया है, लीवरेज शक्ति है और शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है, या इससे डरा जा सकता है। हमें कर्ज को भरी हुई बंदूक मानना चाहिए और बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। भरी हुई बंदूक की तरह ही कर्ज भी आपको मदद कर सकता है या आपकी जान ले सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रयोग कौन कर रहा है। जिस तरह आप हर तरह की बंदूक को खतरनाक मानते हैं, उसी तरह आप हर तरह के कर्ज को भी खतरनाक माने। दोस्तों, ये जो बॉक्स में दिया हुआ जितने सारे चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए और जब तक नहीं समझ पा रहे हैं इसको रिवाइंड करके वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और इस बात को समझिए जो कर्ज के बारे में ये पुस्तक बता रहा है। तो किस तरीके से अपने लिवरेज की शक्ति को इस्तेमाल करना है और लिवरेज क्या होता है, आपके मस्तिष्क के लिवरेज, आपके ज्ञान का लिवरेज, आपके पैसे का लिवरेज। लिवरेज को हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि लिवरेज होता क्या है, और नहीं अगर जानते भी हैं और मैंने नहीं भी बना रखा है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि व्हाट इज़ लिवरेज, लिवरेज क्या है और इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करें, और आपको इसको समझिए। मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूं क्योंकि मेरी वेबसाइट पर एक युवक ने लिखा था कि उसने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ दी है, बहुत से क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और बहुत गहरे कर्ज में डूबकर रियल एस्टेट खरीद ली है। उसने लिखा था, मैं रॉबर्ट की सलाह पर चल रहा हूं और अच्छे कर्ज में गहराई तक डूब रहा हूं। सबसे पहली बात, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता कि वह रियल एस्टेट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करे। अगर आप जानते हैं कि निवेश कैसे किया जाता है तो आपको पूंजी जुटाने की इतनी खतरनाक योजना की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट में निवेश किया है, लेकिन मैं इसकी सलाह कभी नहीं देता हूं क्योंकि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं इस प्रक्रिया की सिफारिश इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट खरीदी और दिवालिया हो गए। मैं तो बस यह सलाह देता हूं कि शिक्षित बने और यह सीखें कि समझदारी से कर्ज का प्रयोग कैसे करना चाहिए। हालांकि मैंने इस अध्याय की शुरुआत कर्ज बनाम इक्विटी से की है, लेकिन यह पुस्तक सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है। यह पुस्तक एक ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर है जो हर उस व्यक्ति के लिए अहम है
जो जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द, प्रस्तावना में मैंने अपने अमीर डैडी की यह बात बताई थी, धन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कैश फ्लो है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लीवरेज। दोस्तों, आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में रुचि लेते हैं तो आपको ये जो शब्द पहला है कैश फ्लो और दूसरा शब्द है लीवरेज, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है। बस मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन ऑन द टॉप रहे, मेरा जोश हाई रहे और आप लोगों को हमेशा मतलब जितना हो सके अधिक से अधिक समय तक मदद करता रहूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं लेखक। जब मैंने मॉर्गेज बैंकर के सामने यह कहा कि जल्दी रिटायर होने के लिए मैंने उनके धन का प्रयोग किया था, तो मेरा क्या मतलब था? मेरा मतलब दरअसल यह था कि मैंने उनके धन का प्रयोग लीवरेज के रूप में किया था। मैंने यह सबक अपने अमीर डैडी से सीखा था। उन्होंने अपने बेटे और मुझे लीवरेज का महत्व समझाने में काफी समय लगाया था। प्रस्तावना की शुरुआत में मैंने लिखा था कि डेविड और गोलियात की कहानी अमीर डैडी को लीवरेज के संदर्भ में विशेष प्रिय थी। अमीर डैडी हमें यह कहानी बार बार सुनाते थे। वे कहते थे, लड़कों हमेशा याद रखो, डेविड गोलियात को इसलिए हरा पाया क्योंकि डेविड लीवरेज के सिद्धांत को समझता था। मैं सोचता था कि उसने गुलेल का इस्तेमाल किया था। सही है, अमीर डैडी कहते थे, सही हाथों में गुलेल भी लीवरेज बन जाती है। जब तुम लीवरेज की शक्ति को समझने लगोगे तो यह शक्ति तुम्हें हर जगह दिखने लगेगी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें लीवरेज की शक्ति का दोहन करना सीखना होगा। अमीर डैडी ने हमारे दिमाग में यह भी भरा, भले ही तुम इस वक्त दुनिया में बहुत छोटे हो, लेकिन अगर तुम लीवरेज की शक्ति को समझ लो तो तुम बड़े से बड़े लोगों को भी हरा सकते हो। जब हम थोड़े ज़्यादा बड़े हुए तो अमीर डैडी की लीवरेज का दूसरा उदाहरण खोजना पड़ा। अपने बेटे माइक और मेरे खातिर पैसे की सबकों को दिलचस्प बनाने के लिए वे अक्सर ऐसे विषय चुनते थे जिनमें हमारी दिलचस्पी होती थी। उदाहरण के लिए, जब बीटल्स 60 के दशक में पहली बार अमेरिका आए और मेरी उम्र के बच्चे इस गायक समूह के दीवाने बन गए तो मेरे अमीर डैडी इस बात से प्रभावित हुए कि वे कितना सारा पैसा कमा रहे हैं। हमें सबक सिखाते हुए वे बोले, बीटल्स के ज़्यादा पैसा कमाने का कारण यह है कि उसके पास ज़्यादा लीवरेज है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि लीवरेज के वित्तीय सिद्धांत के कारण बीटल्स अमेरिका के राष्ट्रपति, डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और यहाँ तक कि खुद अमीर डैडी से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, बीटल्स लीवरेज के रूप में टेलीविज़न, रेडियो और रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अमीर हैं। उनके बेटे माइक ने पूछा था, क्या टेलीविज़न, रेडियो और रिकॉर्ड्स लीवरेज का एकमात्र रूप है डैडी? और मैंने पूछा था, क्या अमीर बनने के लिए हम सभी को रॉक स्टार बनना होगा? मैं उस वक्त 16 साल का था और मैं जानता था कि मुझ में गाने की ज़्यादा प्रतिभा नहीं थी और मैं सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र बजा सकता था और वह था रेडियो। अमीर डैडी ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अमीर बनने के लिए रॉक स्टार बनने की जरूरत नहीं है और टेलीविज़न, रेडियो और रिकॉर्ड लीवरेज के इकलौते रूप भी नहीं है। लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी तरह के लीवरेज का प्रयोग तो करना ही होगा। अमीरों, गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों के बीच फर्क यही होता है कि वे अलग अलग तरह के लीवरेज का प्रयोग करते हैं। अमीर सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि वे अलग अलग तरह के लीवरेज का प्रयोग करता है और कहीं ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना लीवरेज के कोई अमीर नहीं बन सकता। यह पुस्तक
लीवरेज के बारे में है, यह पुस्तक लीवरेज के बारे में है दोस्तों। तो किस तरीके से लीवरेज को सीखना है, आइए आगे के चैप्टर में हम लोग विस्तार से देखते हैं। अमीर डैडी अपने बेटे और मुझसे बार बार कहते थे वित्तीय लीवरेज का लाभ अमीरों के पास होता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के पास नहीं होता है। वे यह भी कहते थे वित्तीय लीवरेज के कारण ही अमीर लोग ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा अमीर बनते हैं। रिच डैड सीरीज की शुरुआती 4 पुस्तकें कैश फ्लो पर केंद्रित है। और दोस्तों अभी तक रिच डैड का जो 4 सीरीज है उसमें जो पहला सीरीज है रिच डैड पुअर डैड, रिच फ्लो कैश क्वाड्रेंट और रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग और रिच डैड क्वाड्रेंट, ये सारे के सारे पुस्तक है उनकी जो आप लोगों को बताएगी, पूरी तरीके से फाइनेंशियली लिटरेट कर देगी और आपको सोचने का जो नज़रिया है वो आपको चेंज करके रख देगा। तो इस पुस्तक को आप सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो भी पुस्तक आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आप लोगों को मोटिवेट करेगा और आप लोगों के आदत के हिसाब से अच्छा होगा। तो उसको भी जरूर सुनिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। यह पुस्तक लीवरेज शब्द पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए आपको किसी न किसी किस्म की लीवरेज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मैंने बोला कि ये सब चारों सीरीज आप लोगों को सुनना चाहिए। मेरे चैनल पे नहीं है, यूट्यूब पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है सर्वांगीण विकास हो, आप लोग पुस्तक पढ़ना सीखें और आप लोग अपना कल्याण इन जितने सारे पुस्तक है उसके माध्यम से करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये आप ही लोगों के लिए है, इसका उद्देश्य है कि सोसाइटी में, समाज में अपना योगदान दें। तो चलिए देखते हैं। कड़ी मेहनत नहीं बल्कि लीवरेज के बदौलत ही किम और मैं जल्दी रिटायर हो पाए। अगले अध्याय में आप लीवरेज के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने इस अध्याय में और इस अध्याय की शुरुआत मॉर्गेज बैंकर के सामने अपने भाषण के प्रसंग से की थी। मैंने बताया था कि जल्दी रिटायर होने के लिए मैंने अपने पैसे के बजाय उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे किया था। यह उदाहरण बताता है कि कर्ज भी लीवरेज का एक रूप है। लीवरेज के साथ समस्या यह है कि लीवरेज दुधारी तलवार की तरह होती है जो दोनों तरफ वार कर सकती है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति लीवरेज का प्रयोग करके आर्थिक दृष्टि से आगे निकल सकता है, लेकिन उसी प्रकार लीवरेज का दुरुपयोग करने पर वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ भी सकता है। मध्यम वर्गीय और गरीब लोग ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा सालों तक काम करते हैं, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए जूझते हैं और ज़्यादा टैक्स देते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण लीवरेज नहीं होता और वह है वित्तीय शिक्षा का लीवरेज। इसलिए पैसे उधार लेने के लिए दौड़ लगाने तथा संपत्तियों में उनका निवेश करने से पहले कृपया यह जान लें कि कर्ज लीवरेज का सिर्फ एक प्रकार है और यह भी हर प्रकार के लीवरेज के दोनों सिरों पर पैनी धार होती है। यानी ये कहने का मतलब दो धारी तलवार है। मैं अपने अमीर डैडी की बात को दोहराता हूँ, वित्तीय रूप से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा शिक्षित किसे होना चाहिए? उस व्यक्ति को जिसके पास $1 मिलियन की बचत है या उस व्यक्ति को जिस पर $1 मिलियन का कर्ज है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ यह वह है कि यह पुस्तक मूलतः वित्तीय शिक्षा के बारे में है और आप लीवरेज के चाहे जिस रूप में इस्तेमाल करें, मैं सबसे पहले यह शिक्षा पाने की सलाह देता हूँ कि आप लीवरेज के उस रूप का प्रयोग कैसे करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। एक सुझाव, अमीर डैडी कहते थे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज, अच्छे खर्च और बुरे खर्च, अच्छी आमदनी और बुरी आमदनी तथा अच्छे दायित्व और बुरे दायित्व का फर्क मालूम होना चाहिए। चूंकि यह अध्याय खास तौर पर कर्ज के लीवरेज के बारे में है, इसलिए शायद आप अपने अच्छे और बुरे कर्ज की सूची बनाना चाहें।
अगर आप इन अवधारणाओं के बीच के फर्क से परिचित न हो तो समझ लें, आसान भाषा में अच्छा कर्ज वह होता है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है, और बुरा कर्ज वह होता है जो हर महीने आपके जेब ढीली करता है, यानी आपके जेब से पैसा बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए मेरे अपार्टमेंट हाउसेस का कर्ज हर महीने मेरे जेब में पैसा डालता है, जबकि मेरी व्यक्तिगत घर हाउस लोन वाला कर्ज हर महीने मेरे जेब से पैसा बाहर निकालता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट को आप भरिए, अच्छा कर्ज कौन सा है और बुरा कर्ज कौन सा है। जब तक आप अपने इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो इस पुस्तक को मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे। तो अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में समझिए। अपनी सूची पर गौर करने के बाद आप यह सोच सकते हैं कि आपको अपने कर्ज के साथ क्या करना चाहिए। हो सकता है आप बुरे कर्ज को कम करने और अच्छे कर्ज को बढ़ाने के बारे में विचार करें। अगर आप अच्छे कर्ज को बढ़ाने में मेहनत करेंगे तो जवानी में अमीर बनकर रिटायर होकर और अच्छे से सुख सुविधा का जीवन जीने में की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हर तरह की कर्ज को भरी हुई बंदूक जैसा मानना चाहिए और इसके मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। अध्याय 4, आप जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। आप जल्द रिटायर कैसे हो सकते हैं, इस अध्याय में हम लोग देखते हैं। 2 डैडी होने के कारण मैं लीवरेज के 2 बिल्कुल अलग संसार देख पाया। मेरे असली डैडी उच्च शिक्षित और मेहनती इंसान थे। मेरे अमीर डैडी बहुत लीवरेज वाले इंसान थे, इसलिए वे मेरे गरीब डैडी से कम काम करते थे, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। अगर आप जल्दी अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो लीवरेज के सिद्धांत को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सरल शब्दों में लीवरेज की व्यापक परिभाषा यह है, हम कम से ज़्यादा करने की योग्यता। काम, पैसे और लीवरेज के संबंध में अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कम काम करने और ज़्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए तुम्हें लीवरेज के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही वे यह भी कहते थे, जो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं उनके पास सीमित लीवरेज होता है। अगर आप शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो शायद आप किसी और की लीवरेज हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर आपका पैसा बैंक में बचत खाते या रिटायरमेंट अकाउंट में पड़ा है तो आपके पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोग अपने लीवरेज के लिए कर रहे हैं। लीवरेज हर जगह है। बचपन में मेरे अमीर डैडी ने हमें लीवरेज का सिद्धांत समझाने के लिए आगे दी गई तस्वीर बनाई थी। बिना लीवरेज का व्यक्ति लीवरेज का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ये देखिए, बिना लीवरेज का व्यक्ति ये जो है पत्थर को खुद से ढकेल रहा है, लेकिन जो लीवरेज का प्रयोग कर रहा है वो पत्थर को कैसे कर रहा है आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझ रहे हो दोस्तों। यही है लीवरेज। इसको इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये अपने तरफ का बेस्ट डिपिक्शन है। तो चलिए देखते हैं। अमीर डैडी कहते थे लीवरेज हर जगह है। अमीर डैडी कहते थे लीवरेज हर जगह है। वे यह भी कहते थे इंसान जानवरों के लिए सिर्फ बहुत आगे निकल पाया, यानी इंसान जानवरों से सिर्फ इसलिए बहुत आगे निकल पाया क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लीवरेज की खोज में रहता है। शुरुआत में जानवर इंसान से ज़्यादा तेज भाग सकते थे, लेकिन आज जानवरों से ज़्यादा तेज और ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकता है इंसान, क्योंकि उसने लीवरेज के साधन बना लिए हैं, जैसे साइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज। शुरुआत में पक्षी उड़ सकते थे और इंसान नहीं उड़ सकता था। आज इंसान किसी भी पक्षी से ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा तेजी से उड़ सकता है। लीवरेज शक्ति है। लीवरेज शक्ति है। जानवर सिर्फ ईश्वर के दिए लीवरेज का प्रयोग करते हैं और आमतौर पर वे उससे ज़्यादा लीवरेज पाने में सक्षम नहीं होते हैं।
इसलिए शुरुआत में कुदरती तौर पर इंसान से आगे रहने के बावजूद जानवर अंततः इंसान से हार गए और इंसान इस ग्रह का मालिक बन गया। जब कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा लीवरेज का प्रयोग करते हैं तब भी यही होता है। मेरे अमीर डैडी कहते थे लीवरेज वाले व्यक्ति कम लीवरेज वाले व्यक्तियों पर शासन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह लीवरेज के उपकरणों के माध्यम से इंसान ने जानवरों पर बढ़त हासिल की, उसी तरह लीवरेज के उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे जो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसे सरल भाषा में कहा जाए तो लीवरेज ही शक्ति है। लीवरेज क्या है? लीवरेज ही शक्ति है। दोस्तों, मनुष्य ने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज हासिल किया, इसे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा, पक्षी ईश्वर के दिए पंखों का प्रयोग अपने अनूठे लीवरेज के रूप में करते हैं। मनुष्य ने पक्षियों को उड़ते देखा, फिर उसने इस बात की खोज के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि मनुष्य भी कैसे उड़ सकता है। जो व्यक्ति अमेरिका से यूरोप तक हवाई जहाज में उड़ सकता है, उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा लीवरेज होगा जिसके पास अटलांटिक महासागर पार करने के लिए सिर्फ एक नाव है। अमीर डैडी ने यह भी कहा, अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोगों के पास लीवरेज के साधन कम होते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो और अमीरों की बराबरी करना चाहते हो तो तुम्हें लीवरेज की शक्ति को समझना होगा। अच्छी खबर यह है कि आज लीवरेज के ज़्यादा से ज़्यादा साधन बन रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट। ऐसे साधन अभी और आएंगे। जो लोग लीवरेज के इन साधनों का प्रयोग करने के लिए ढल सकते हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग लीवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का प्रयोग करना नहीं सीख रहे हैं वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं या फिर सिर्फ जिंदा बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ पैसा कमाने के खातिर नौकरी करने जा रहे हैं और जीवन में लीवरेज की कोई लाभ हासिल नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात के आसार हैं कि आप आज के दौर में पिछड़ रहे हैं। दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने कम समय में लीवरेज के इतने सारे साधन नहीं खोजे गए हैं। जो लोग इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वे आगे निकल जाते हैं और जो लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं वे पीछे रह जाते हैं, जिस तरह जानवर पिछड़ गए थे। ईश्वर प्रदत्त लीवरेज। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के इतिहास का अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि 5000 साल पहले इंसान ने पाल का प्रयोग शुरू किया और नदी या समुद्र में अपने नाव चलाने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। इस मामले में नाव की पाल और हवा लीवरेज थे, जिससे इंसान कम मेहनत में ज्यादा दूर तक यात्रा कर सकता है और ज्यादा सामान ले जा सकता था। जिन लोगों ने बड़ी नाव, बड़ी पालों की शक्ति का उपयोग किया वे बाकी लोगों से ज्यादा अमीर बन गए। मैंने यह भी जाना कि अमीर वही बन पाते हैं जो ईश्वर प्रदत्त लीवरेज का प्रयोग करने के माध्यम को समझते हैं। आज हम माउस के क्लिक से जितना सामान और दौलत पहुंचा सकते हैं उतना पहले समुद्र के किसी जहाज से नहीं पहुंचा पाते थे। लीवरेज विहीन लोग लीवरेज वाले लोगों के लिए काम करते हैं, यानी जिनके पास कोई लीवरेज नहीं होता है वो उनके लिए काम करते हैं जिनके पास लीवरेज होता है। इतिहास में वे लोग हमेशा पिछड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में निर्मित लीवरेज के नए साधनों का प्रयोग नहीं किया, और जो लोग लीवरेज वाले साधनों का प्रयोग करने में असफल रहते हैं वे इन साधनों का प्रयोग करने वाले लोगों के अधीन काम करते हैं, और वे शारीरिक रूप से लीवरेज का प्रयोग करने वाले लोगों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। और अमीर डैडी अक्सर कहते थे लीवरेज विहीन लोग लीवरेज युक्त लोगों के लिए काम करते हैं। लुप्त लीवरेज। इंसानी दिमाग से उत्पन्न टेक्नोलॉजी के कारण यातायात के मामले में हमारे पास लीवरेज के इतने सारे विकल्प हैं जितने हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। आज पैदल चलने के बजाय हमारे पास साइकिल चलाने, कार चलाने या हवाई जहाज उड़ाने के विकल्प हैं, या दूरियां लांघने के लिए हम टेलीविज़न, टेलीफोन या ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं।
जिस तरह यातायात के क्षेत्र में हमारे पास लीवरेज के कई विकल्प हैं, उसी तरह वित्तीय क्षेत्र में भी आज हमारे पास लीवरेज के ज़्यादा विकल्प हैं। जो लोग ज़्यादा लीवरेज वाले वित्तीय साधनों का प्रयोग करते हैं वे आर्थिक दृष्टि से आगे निकल जाते हैं। जो लोग वित्तीय लीवरेज के दरकिनार कर पुरानी पंथी का पर्याप्त साधनों का प्रयोग करते हैं वे लीवरेज को नहीं समझ पाते हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज लाखों लोग अपने रिटायरमेंट की तैयारी के लिए म्यूचुअल फंड नामक वित्तीय साधन का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड लुप्त नहीं हुए हैं, हालांकि ज़्यादा शिक्षित निवेशक उन्हें वित्तीय लीवरेज के साधन नहीं मानते। और यह पुस्तक इसी बारे में है। अगर लोग जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो उन्हें अपने म्यूचुअल फंड के साथ साथ वित्तीय लीवरेज के ज़्यादा तेज, ज़्यादा सुरक्षित और सूचना समृद्ध साधनों का प्रयोग करने की जरूरत है। लोग वित्तीय लीवरेज के साधनों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? विडंबना यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग लीवरेज के वित्तीय साधनों को बहुत जोखिम भरा मानते हैं। चूंकि ज़्यादातर लोग वित्तीय लीवरेज को बहुत जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए वे वित्तीय लीवरेज के ज़्यादा तेज साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अमीरों की तरह वित्तीय लीवरेज का प्रयोग करने के बजाय गरीब और मध्य वर्गीय लोग आगे निकलने की कोशिश में शारीरिक लीवरेज का प्रयोग करते हैं। शारीरिक लीवरेज को कड़ी मेहनत के रूप में भी जाना जाता है। बुनियादी तौर पर अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे लीवरेज के वित्तीय साधनों के प्रयोग करते हैं, जबकि गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोग नहीं करते हैं। कम से कम उस तरह तो नहीं करते जिस तरह से अमीर लोग करते हैं। कर्ज विजेता का लीवरेज बन सकता है या पराजित का लीवरेज भी बन सकता है। यानी बोल रहे हैं कि कर्ज विजेता का लीवरेज बन सकता है और यह पराजित का भी लीवरेज बन सकता है। पिछले अध्याय में मैंने इस बारे में बात की थी कि कैश फ्लो यानी आमदनी देने वाली रियल एस्टेट हासिल करने के लिए कर्ज का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इस उदाहरण में कर्ज मेरा लीवरेज था। कर्ज के लीवरेज से मैं ज़्यादा बड़े निवेश कर सकता हूं और ज़्यादा तेजी से आगे निकल सकता हूं, बजाय उस व्यक्ति के जो सिर्फ कड़ी मेहनत करता है और अपनी बचत का निवेश करने की कोशिश करता है, जिसे इक्विटी भी कहा जाता है। और जो व्यक्ति यह जानता है कि संपत्तियों को हासिल करने में कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके पास उस व्यक्ति से ज़्यादा वित्तीय लीवरेज है जो कर्ज की शक्ति का दोहन करने का तरीका नहीं जानता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, अमीर लोग कर्ज का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से जीतने के लिए करते हैं, जबकि आप गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों कर्ज का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से हारने के लिए करते हैं। लेकिन कर्ज का प्रयोग लीवरेज के साधन के रूप में करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में यह स्पष्ट किया जाएगा कि आप यह वित्तीय शिक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, कभी कर्ज मत देना, कभी कर्ज मत लेना। वे यह भी कहते थे, अपने बिल जल्दी से जल्दी चुका दो, अपना हाउस लोन जल्दी से जल्दी पटा दो, कर्ज में रहना खतरनाक है। इन विचारों और विश्वासों के कारण ही मेरे गरीब डैडी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कभी आगे नहीं निकल पाए। मेरे अमीर डैडी मेरे गरीब डैडी से कम काम करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे ज़्यादा पैसा कमाते गए। मेरे अमीर डैडी की जिंदगी इसलिए अलग थी क्योंकि वे वित्तीय लीवरेज की शक्ति का दोहन करने का तरीका जानते थे, और मेरे गरीब डैडी नहीं जानते थे क्योंकि वे इसे खतरनाक मानते थे। विडंबना यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग सोचते हैं कि कर्ज का प्रयोग करके संपत्तियों को खरीदना खतरनाक है, लेकिन दायित्वों को खरीदने के लिए वे बड़े उत्साह से कर्ज लेते हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के अमीरों से पीछे रहने का एक कारण यह भी है कि वे बुरे कर्ज की वित्तीय शक्ति का प्रयोग जीवन में पिछड़ने के लिए करते हैं। अमीर लोग अच्छे कर्ज की वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, पैसे बचाता है और कर्ज से दूर रहता है, वह आर्थिक दृष्टि से उस व्यक्ति से पिछड़ जाता है।
जो वित्तीय लीवरेज के रूप में कर्ज का प्रयोग करने में माहिर है, और औसत व्यक्ति कर्ज को बुरा मानता है या फिर वह इसका प्रयोग बुरी तरह करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग रिटायर होने के लिए ऋण मुक्त होने और पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कर्ज से बाहर रहना और पैसे बचाना जिंदगी जीने का स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। और औसत व्यक्ति की वित्तीय शिक्षा या इसकी कमी को देखते हुए उनके लिए यह ज़्यादा स्मार्ट विकल्प भी है। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लीवरेज के अन्य रूप। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को फिर मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के सामने कि इतना अगर देखते हैं और पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने कम से कम 2 ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे मेरा मन है वो आप लोगों के प्रति लगे। क्योंकि किसी भी सेक्टर में आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, जब तक उसको शेयर नहीं करते हैं, जब तक दूसरों में अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो उसे दूसरों में ज़रूर समझानी है। ज्ञान प्रकाश है, अगर आप इस प्रकाश को अपने तरफ सीमित रहेंगे तो इस आपके अंधेरे को वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए लाइक करके, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। आज होली है तो होली की भी आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए।